हेलो दोस्तों, उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में मैं विजय कसेर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको जीएस के तहत आने वाले सभी विषय को कवर कराऊंगा। हम इजी तरीके से बिल्कुल इस सब्जेक्ट को सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे और हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक को मैं आपको कवर कराऊंगा। आज सबसे पहला मेरे डेमो क्लास है और आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डेमो क्लास में मैं आपके लिए साइंस, अगली डेमो क्लास में अलग सब्जेक्ट को लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, हम चालू करते हैं आज सबसे पहला लेक्चर, भारतीय संविधान। संविधान के तहत हम सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रपति को। ठीक, सबसे पहला टॉपिक यहाँ रहेगा हमारा राष्ट्रपति। अभी जो पैटर्न चल रहे हैं पॉलिटिकल या संविधान में, वह इजी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, चाहे बहुत छोटी लेवल की एग्ज़ाम हो उसमें भी बहुत डीपली पूछा जाता है। इसके लिए हम सभी विषयों को इजी से एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक, आज शुरू करते हैं हम राष्ट्रपति। और हमें इस सब्जेक्ट में पॉलिटिकल में अनुच्छेद और जो आपके संविधान संशोधन होते हैं वो बिल्कुल थोड़े टफ पढ़ते हैं, लेकिन हमें अलग से उनको नहीं पढ़ना है। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनके साथ साथ ही हम उन अनुच्छेदों को कवर करेंगे। बिल्कुल भी हमें अलग से टेबल फॉर्मेट में याद नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हम टेबल फॉर्मेट में याद तो करते हैं पर भूलने का ज़्यादा डर रहता है। इसके लिए जो टॉपिक होगा हम उनके अनुच्छेद भी उसकी क्रम में याद करेंगे। ठीक, तो आज शुरू करते हैं हम राष्ट्रपति। मैं आपको अनुच्छेद भी हमें इसी के साथ ही चलने देना है। ठीक, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति होते कौन है। ठीक, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। संविधान में सबसे पहला पद राष्ट्रपति का होता है। ठीक, तो सबसे पहला अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद। एक शब्द में हम जाने तो सिर्फ ध्यान रखना पद, शॉर्ट तरीके से अपने को ध्यान रखना है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा? राष्ट्रपति पद की व्याख्या किस में की गई है? राष्ट्रपति पद की व्याख्या, राष्ट्रपति पद की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है। हमें सिर्फ शॉर्ट तरीके से बिल्कुल ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52। ठीक, अगला अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। हमें इतनी बड़ी इस लैंग्वेज में इसको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति, राष्ट्रपति कार्य एवं शक्ति। मैं इस बार पूरी लाइन को डिटेल से समझाऊंगा कि ये क्या होती है। बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, अनुच्छेद 53 कार्य एवं शक्ति। क्वेश्चन भी ये आएगा कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति के पद की व्याख्या किस में की गई है? तो अनुच्छेद 52। या भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52। अब हम इसको जानते हैं कि ये क्या होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो कैसे निहित होती है, क्या होता है इसमें, हम इसको जानते हैं। अब देखो, अनुच्छेद 53 मैंने क्या कहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब मैं यहाँ सिर्फ ये लिख रहा हूँ कार्य एवं शक्ति। चूँकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, यहाँ पर जनता का जो चुना गया प्रतिनिधित्व होता है, वास्तविक पावर उन्हीं के हाथ में होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति 53 के अनुसार जो शक्तियों का यूज़ करता है वो स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। अब समझना है इस चीज़ को।
राष्ट्रपति जो 53 अनुच्छेद को यूज़ करेगा, इसके तहत जो शक्ति उन्हें दी गई है उस शक्ति का प्रयोग या तो वह स्वयं करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। अब अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? ये वही है प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल होता है, यही अधीनस्थ अधिकारी कहलाते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया अभी कि संसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, यहाँ पर जनता के जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वास्तविक शक्ति उनके हाथ में होती है और नाम मात्र के प्रमुख कौन होते हैं? अपने राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन आता है अपना कि राष्ट्रपति में किस प्रकार की शक्ति निहित होती है, तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, राष्ट्रपति जो होते हैं नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख या नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और अगर बात करूं मैं वास्तविक शक्ति की, वास्तविक शक्ति, तो वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? वास्तविक शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल में। ठीक है, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। और या फिर डायरेक्ट शॉर्ट में ध्यान रखना, कार्य एवं शक्ति का वर्णन। इन शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेगा? तो आता है क्वेश्चन, तो हमने को सिर्फ वहां पर क्या चुनना है? स्वयं और एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। कुछ शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकता है, अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। अगले वीडियो में उनकी शक्तियों के बारे में मैं बताऊंगा। और अगर देखते हैं कार्य एवं शक्ति, तो राष्ट्रपति एक नाम मात्र की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। और वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं, मंत्रिमंडल जो होता है, ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और यहाँ पर संविधान के तहत भारत की जनता को सर्वाधिक शक्ति दी गई है, वही प्रतिनिधि को चुनते हैं और वहीं से आपका ये प्रधानमंत्री और चुने जाते हैं और ये ही इन शक्तियों का यूज़ करते हैं। ठीक, तो आगे समझ में स्टूडेंट 53 अनुच्छेद कार्य एवं शक्ति। और सिर्फ शॉर्ट में हमें ध्यान रखना है कि कार्य एवं शक्ति का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 53 में। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल से मतलब क्या? हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे, इसके बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल। हमें एक वर्ड में ध्यान रखना, निर्वाचक मंडल। या फिर क्वेश्चन आता, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 54। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को जो चुनते हैं तो उनका निर्वाचन करने के लिए कौन कौन प्रतिनिधि शामिल होते हैं? तो देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, इन सभी के निर्वाचित सदस्य, इन सभी के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। कभी भी ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जामिनर कन्फ्यूजन करता है, यहाँ पर 2 पे निर्वाचित लिख देगा और 1 पे मनोनीत लिख देगा या 3 पे मनोनीत लिख देगा। आप उनको सिर्फ ध्यान रखना है और हमेशा कन्फ्यूजन करेंगे उपराष्ट्रपति को लेकर। ठीक, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, मनोनीत को बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो आइए समझ में, अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 55 पद्धति। कौन सी पद्धति? तो निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति। अब देखिएगा, इसको पूरी डिटेल से मैं आपको बताता हूँ निर्वाचन पद्धति क्या होती है।
जैसे हम विधायक को चुनते हैं, जैसे हम लोकसभा सांसद को चुनते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रपति को चुनने की जो पद्धति होती है वह इन सभी को चुनने से बिल्कुल अलग होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 55 में। अब पद्धति कौन सी होती है एग्जामिनर पूछता है, और 2-3 आपको पद्धति लिख के देगा अलग से, आप उनको किसे चुनना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है? तो ध्यान रखना, समान अनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। समान अनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये जो पद्धति है, इस पद्धति के तहत किसको चुना जाता है? राष्ट्रपति को चुना जाता है। मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूं कि ये समानुपातिक और ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती क्या है। अब वर्ड से समझ में आ रहा होगा समान अनुपात, तो कहीं न कहीं यहाँ पर सदस्यों को समान अनुपात करना है। आप देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक सांसद भी भाग ले रहे हैं, एक विधायक भी भाग ले रहे हैं। विधायक एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद पूरे सांसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो इनके मतों का बराबर करना, इनके मूल्यों को, यही समान अनुपात होता है। मैं अपन देखिए, हम एक सूत्र के द्वारा इसको जानेंगे कि कैसे समान अनुपात किया जाता है और कैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लगाई जाती है और भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं समान अनुपातिक क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको, विधायक और सांसदों को इक्वल करना है या समान अनुपात में लाना है। तो समान अनुपातिक मत प्रणाली में क्या होता है, सबसे पहले हम विधायक के बारे में जानते हैं कि विधायकों के मत का गणना कैसे की जाती है, उनका मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, समान अनुपातिक। ठीक, तो हम एक निर्वाचित विधायक का मत मूल्य, यहाँ पर हम एक विधायक का निकालेंगे और एक सांसद का निकालेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, बिल्कुल इक्वल करेंगे, और ऐसे ही इन सभी का लास्ट में जाकर जब वोटिंग होगी इनका योग होगा और उसी से निर्वाचित राष्ट्रपति चुने जाएंगे। ठीक, तो एक निर्वाचित विधायक का मत मूल्य कितना होता है? तो एक सूत्र के तहत जानते हैं, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायक। ठीक, एक निर्वाचित विधायक का मत मूल्य कितना होता है? उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायक। मैंने यहाँ पर एक भी वर्ड को मनोनीत यूज नहीं किया है, आप ध्यान रखिएगा। टोटल जनसंख्या बटे टोटल निर्वाचित विधायक। ठीक, अब इनटू बटे में 1000 का हम भाग लगा देंगे। इस प्रकार से क्या निकल के आएगा, एक निर्वाचित विधायक का मत मूल्य। अब सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होती है, सभी राज्यों के जो निर्वाचित विधायक होते हैं अलग अलग होते हैं। तो इन राज्यों के, जैसे कि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर विधायक सबसे ज़्यादा निर्वाचित विधायक है, तो वहाँ का मत मूल्य कुछ अलग निकल के आएगा। और जैसे कि एमपी या किसी दूसरे स्टेट में विधायकों की संख्या कम है, जनसंख्या कम है, तो वहाँ का मत मूल्य थोड़ा सा कम निकल कर आएगा। लेकिन जब ये इसी फार्मूले से सांसद और विधायक को समान अनुपात दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होती है। समझ में आ गया? तो ये होता है, एक निर्वाचित विधायक का मत मूल्य कितना होता है? उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायक पौन 1000। अब हम इसको समझते हैं, जैसे कि मान के चलिए किसी राज्य की जनसंख्या 50,000 है। कितनी है? या 50,000 नहीं, 5 लाख मान लो। किसी राज्य की जनसंख्या 5 लाख है और वहाँ पर निर्वाचित विधायक 50 है। हम यहाँ पर 50 का इसमें भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 1 2 3 4, 10,000। तो क्या एक विधायक का मत मूल्य हम अगर 10,000 निकालेंगे तो काउंटिंग कितनी बड़ी होगी? कितने विधायक है कुल भारत में, सभी राज्यों के विधायक मिलाकर, और कितनी बड़ी काउंटिंग होगी? फिर सांसदों की काउंटिंग होगी। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है
अपॉन 1000 का भाग दिया जाता है, 1000 का भाग दिया जाता है तो ए से निकल के जाता है एक विधायक के उस राज्य का मत मूल्य 10। तो थोड़ा बहुत काउंटिंग में आसानी होती है, इसके लिए यहाँ पर ये फार्मूला लगाया जाता है और अपॉन 1000। ठीक, अब हम देखते हैं एक सांसद का जो है, एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य, एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य, एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य। एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य क्या होता है? सभी राज्यों के कुल विधायकों के मतों का योग, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल योग। जितने भी सभी राज्य में, मैंने आपको बताया जनसंख्या अधिक होगी, विधायक अधिक होंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर सभी राज्यों के विधायकों का मत जो होंगे उनके मूल्यों का कुल योग लगाया जाएगा। किनका योग? सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्यों का कुल योग, मूल्य का कुल योग। इसकी पूरी टोटल करेंगे और नीचे करेंगे हम सभी निर्वाचित सांसद, सभी निर्वाचित सांसद। अब सभी निर्वाचित सांसद कौन, मैं आपको बताऊंगा। अब विधानसभा के विधायक तो हम समझ लेंगे कि सभी राज्यों के अलग अलग राज्यों के विधायक होंगे। अब सभी निर्वाचित सांसद में कौन कौन होंगे? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद वो भी कौन से वाले? निर्वाचित, नोट मनोनीत। ठीक, तो इस फार्मूले से क्या निकल के आएगा? एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य। और इस समानुपातिक पद्धति से ये क्या पढ़ रहे हैं हम? समानुपात में लाना। यहाँ पर एक विधायक का मत मूल्य और एक सांसद का मत मूल्य, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है? समान अनुपातिक प्रणाली। ठीक, समझ में आ गया ये? अनुच्छेद 55 किस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है? समानुपातिक एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि कौन कौन शामिल होते हैं इसमें? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अभी सभी राज्यों में तो विधानसभा की स्थिति अलग अलग होगी। अभी बात करते हैं हम लोकसभा की। तो लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य? तो वर्तमान में सदस्य है लोकसभा में 545। कितने हैं? 545 सदस्य हैं। लेकिन निर्वाचित सदस्य कितने हैं? अभी वर्तमान में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543। क्यों? क्योंकि दो सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभी हम अगले जब ये सीरीज आगे चलेगी तो पूरी संसद को हम बिल्कुल विस्तृत से जानेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कितने सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको? निर्वाचित। तो 543 सदस्य कहाँ से आ गए? आप पर लोकसभा से। और बात करते हैं हम राज्यसभा से। राज्यसभा से कितने सदस्य हैं? अभी 245 सदस्य हैं अभी राज्यसभा में। ठीक, तो इसमें कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब बच्चे कितने सदस्य? 233 सदस्य किस में भाग लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो 233 सदस्य कहाँ से? राज्यसभा से। और 543 सदस्य कहाँ से? लोकसभा से। तो 233 और 543 कितने हो गए? 776। कितने हो गए? 776 सदस्य। कितने? 233 और 543, 776 सांसद किस में भाग लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और सांसद और विधायक को समान अनुपात देना ही ये प्रणाली होती है, समानुपातिक प्रणाली। ठीक, इतना समझ में आया? हम आगे देखते हैं कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब होता है क्या है? ये समान अनुपात करने के बाद
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर वरीयता क्रम देने के लिए। हम लोकसभा के सांसद को चुनते हैं तो हम उनका चुनाव हम स्वयं जाके प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और भले ही कितने ही कैंडिडेट खड़े हो, भले 10 कैंडिडेट खड़े हों उस सांसद क्षेत्र से, तो कुछ पार्टी से कोई निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, लेकिन हमारा वोट सिर्फ एक ही को जाता है, ठीक। और राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति में आपको क्या बताइए, समान अनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हमने फर्स्ट वाली स्कूल समझ लिया, समानुपात क्या करना है, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब ही है यहाँ पर क्या दिया जाता है, वरीयता क्रम दिया जाता है, वरीयता क्रम दिया जाता है। अब कैसे वरीयता क्रम दिया जाता है, तो आप मानिए कि 4 कैंडिडेट अगर खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, कौन खड़े हैं, A, B, C और D। अब 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो एक वरीयता क्रम दिया था किस प्रणाली में, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में। यहाँ पर हमें चारों कैंडिडेटों को हमें वोट देना है, हमारा मत चारों वोट कैंडिडेट को देना है। अब कैसे देंगे हम, तो हम वोट देने जाएंगे तो हम पहले हमें जो इन चारों में से जो भी हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बनना चाहिए तो हम उन्हें पहले क्रम पर रखते हैं, और फिर हम दूसरा क्रम चुनते हैं कि भैया अगर राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो मेरे ये कैंडिडेट राष्ट्रपति चुने जाना चाहिए, अगर नहीं बनते हैं तो ये कैंडिडेट चुना जाना चाहिए। ऐसे करके क्रम दिया जाता है। सपोज मानो कि हम गए वोट देने के लिए, सांसद जो भी वोट देने के लिए जाते हैं, बी को रखा 1 नंबर पर, उन्होंने बोला कि बी जो होना चाहिए 1 नंबर पर होना चाहिए। मेरा वरीयता क्रम ये है कि बी राष्ट्रपति बने, अगर ये नहीं बन सकते तो सी बनना चाहिए, और अगर ये नहीं बन सके तो ए बनना चाहिए, और ये भी नहीं बन सके तो डी बनना चाहिए। ऐसे वरीयता क्रम दिया जाता है। और जितने जो भी शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं हमें पता है, सांसद और विधायक, निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक, वे सभी यहाँ पर वोटिंग करते हैं और सभी कैंडिडेट अपना अपना वरीयता क्रम देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से काउंटिंग की जाती है यहाँ पर राष्ट्रपति को निर्वाचन करने की। सबसे पहले काउंटिंग करते हैं हम कि जिस कैंडिडेट को 1 नंबर मिला है उन्हें कितने लोगों ने चुना है, कितने सदस्यों ने ये करा है कि भैया बी नंबर को मैं 1 नंबर पर रखना चाहता हूँ। ऐसे करके अगर बी ने 50% कोटा प्राप्त कर लिया, बी ने अगर 50% कोटा प्राप्त कर लिया तो यहाँ पर बी राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं, बी राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं। अगर बी किसी कारणवश 50% कोटा अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे नंबर वाले कैंडिडेट को देखा जाता है कि दूसरे नंबर वाले की काउंटिंग की जाती है। अगर ये 50% कोटा पूरा कर लेते हैं तो ये बन जाते हैं। अगर ये भी 50% के ऊपर कोटा प्राप्त, 50% प्लस चाहिए, ध्यान रखना, 50% के ऊपर अगर नहीं ला पाते हैं तो फिर अगले तीसरे क्रम वाले को देखा जाता है, और अगर वो भी ला पाते हैं तो लास्ट वाले को देखा जाता है, ठीक। तो ये होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहाँ पर वरीयता क्रम दिया जाता है। सभी जो चुनाव वोट देने वाले होते हैं अपने अपने प्रत्याशी को वरीयता क्रम देते हैं, ठीक। और 50% प्लस जो आपका मत लाना बिल्कुल अनिवार्य है, उसी के बाद ही राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो देखिए कैसे 50% प्लस, तो राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए कैसे होता है, तो कुल वेद मत बटे 2 + 1, जितने भी वेद मत होंगे उनमें 2 का भाग लगाने के लिए +1 होगा, ठीक। इस प्रकार से राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56, कार्यकाल। एक वर्ड में ध्यान रखना अपना, कार्यकाल। अनुच्छेद 56 कार्यकाल, अनुच्छेद 56 कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक। अगर राष्ट्रपति इसके पहले, इस कार्यकाल के पहले अगर पद त्याग करना चाहते हैं तो वह पद त्याग कर सकते हैं। किसको पद त्याग कर सकते हैं, किसको इस्तीफा देकर, उपराष्ट्रपति को,
राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, पद त्याग कर सकते हैं उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देकर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, 53 कार्य एवं शक्ति, 54 निर्वाचक मंडल, 55 निर्वाचन पद्धति, 56 कार्यकाल। अगला अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन का मतलब ये 57 ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है ये पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन का वर्णन किस में किया गया है, अनुच्छेद 57 में। अमेरिका में क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो सिर्फ 2 बार। लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति, मतलब जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 58 योग्यता। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, हम यहाँ से मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा अनुच्छेद 58 से आगे, और हम बाद में कार्य एवं शक्ति की भी को देखेंगे राष्ट्रपति की। फिर सभी राष्ट्रपति के क्रमानुसार हर राष्ट्रपति के मैं आपके लिए विषय पर बिल्कुल हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल डीप से हम उनको पढ़ेंगे, और आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।